Students all, hope you doing all well. Welcome to Gravitas Science Academy. तो मैं आज एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ जो कि फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है सर्कुलर मोशन। लेकिन उसी के साथ आज का हम थॉट पढ़ रहे हैं, विश्वास, संघर्ष और सफलता, यही है आपका मंत्र। देखिए बेटा, पहली बात है, आपको जो भी कर रहे हैं आप, सबसे पहले आपको विश्वास होना चाहिए उसमें, और संघर्ष आपको करना पड़ेगा। यू हैव टू स्ट्रगल। और सफलता एक बाय प्रोडक्ट होगी आपके लिए। तो ध्यान दो, सफलता पे फोकस नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर विश्वास रखना है और संघर्ष करते रहना है, तो सफलता आपको बाय प्रोडक्ट मिलेगी। ठीक है, तो आज के साथ ये थॉट हम अपने जीवन में उतारते हैं और आज का नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का नया लेक्चर का नाम है सर्कुलर मोशन। तो इसकी फर्स्ट स्लाइड में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं इस पूरे चैप्टर में सर्कुलर मोशन पूरा थियोरेटिकल पार्ट डिस्कस करूंगा, काइनेमेटिक पार्ट और डायनेमिक पार्ट दोनों मिलके। हम पहले थियोरेटिकल पार्ट प्लस कॉन्सेप्ट को देखेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्लाइड से। चलिए, तो आज का हमारा जो टॉपिक है सर्कुलर मोशन। देखिए, उससे पहले हम पढ़ना चाहते हैं टू डायमेंशनल मोशन। जैसे टू डायमेंशनल मोशन क्या होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट दो डायरेक्शंस में एक साथ मूव करे। अगर मान के चलो, जैसे समथिंग लाइक प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन इज द एग्जांपल ऑफ टू डायमेंशनल मोशन, बट also circular motion is also the example of the circular 2D motion. Why it is so? क्योंकि जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होता है, किसी भी पॉइंट पर अगर मैं उसकी पोजीशन देखूं, तो मुझे एक्स वाई कोऑर्डिनेट उसके लिखने पड़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। दैट इज वाई अगर कोई भी पार्टिकल एक्स वाई या वाई जेड या जेड एक्स प्लेन पे मूव कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे 2D मोशन। ठीक है, अब जरूरी नहीं यहाँ पे बोथ एक्स एंड वाई लिख रखा है मैंने, वाई जेड भी हो सकता है या फिर जेड एक्स प्लेन भी हो सकता है। बात आई समझ में? चलिए, देखो, कोई भी अगर वाई टू डायमेंशनल प्लेन में अगर कोई पार्टिकल मूव करता है, तो रैंडमली हम यहाँ पे एक रेफरेंस लेके चल रहे हैं कि पार्टिकल सपोज दैट एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, तो उसके लिए पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन हम कैसे देते हैं? आर वेक्टर इज गिवन बाय एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक है, इसके बाद पोजीशन वेक्टर विद टाइम, तो टाइम के साथ अगर लिखना है तो हम यहाँ पे पूरी इक्वेशन में टाइम पुट कर देंगे, आर वेक्टर टी एक्स टी आई कैप प्लस वाई टी जे कैप। ठीक है, इसके बाद अब वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। मतलब पोजीशन को अगर हम डिफरेंशिएट कर दे विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, तो हमारे पास निकल के आएगा वेलोसिटी वेक्टर। जैसे हम यहाँ में आर टी वेक्टर को डिफरेंशिएट किया, तो हमारे पास क्या आया? वी वेक्टर इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। तो वी एक्स क्या होगा यहाँ से? डी एक्स बाई डी टी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन इन डायरेक्शन ऑफ एक्स, और द रेट ऑफ चेंज ऑफ इन डायरेक्शन ऑफ वाई इज कॉल्ड वी वाई। अगर y डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज है तो वी वाई, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, x डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज है तो vx। ठीक, इसके बाद हाउ वी गिव द एक्सेलरेशन वेक्टर। एक्सेलरेशन क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हम उसको बोल सकते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन dv बाई dt, तो हम इसका वेक्टर फॉर्मेशन कैसे लिख सकते हैं? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। बात आई समझ में? आई होप यू अंडरस्टूड। तो देखो यहाँ पे मैंने एक, अच्छा ए एक्स क्या होगा? यहाँ से ए एक्स आपको पता होना चाहिए, velocity in x direction, the rate of change of velocity in x direction is ax, और ay क्या होगा? the rate of change of velocity in y direction is called ay। I hope you understood it। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पोजीशन वेक्टर, एक पार्टिकल है उसका वेलोसिटी वेक्टर कैसे लिख सकते हैं? एक्स डायरेक्शन में वी एक्स आई कैप लिखना पड़ेगा, और वाई डायरेक्शन में वी वाई जे कैप, और इसका रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ से निकलेगा? इन दोनों के बीच में से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड हम इसके डिस्कस कर रहे जा रहे हैं अब यहाँ पे। तो सबसे पहली बात है कि सर्कुलर मोशन। अब देखो यहाँ पे हम वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ टू डायमेंशन मोशन डिस्कस करने जा रहे हैं, सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन क्या होता है कि जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ ऑफ कांस्टेंट रेडियस, ध्यान दो कांस्टेंट रेडियस का पाथ जरूरी है यहाँ पे। तो कांस्टेंट रेडियस के पाथ पे अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है, तो कोई पार्टिकल रोटेट करता है, तो उसको सर्कुलर मोशन कह सकते हैं, एक पॉइंट के रेफरेंस में। ठीक है, चलिए, इसके बाद आता है सर्कुलर मोशन कितने टाइप का होता है। तो हम दो टाइप के सर्कुलर मोशन डिसाइड करते हैं, यूसीएम एंड एनयूसीएम। यूसीएम मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एनयूसीएम मतलब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट रहती है, पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट रहेगी,
हर एक पॉइंट पर पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा, लेकिन ध्यान दो बेटा यहाँ पे वेलोसिटी चेंजेस, वेलोसिटी, व्हाई वेलोसिटी चेंजेस, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑलवेज चेंजेस। अगर इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, तो वी आई कैप लग जाएगा, ऊपर जा रहा है तो वी जे कैप लग जाएगा, बट मैग्नीट्यूड एट एवरी पॉइंट द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? इफ स्पीड चेंजेस, अगर पार्टिकल की स्पीड बदलती है, मान के चलो स्पीड भी, अब देखो स्पीड बदलेगी तो वेलोसिटी तो ऑब्वियसली बात है चेंज है ही यहाँ पे, तो स्पीड अगर चेंज हो रही है तो वहां पे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आ जाता है। अच्छा, स्पीड दो तरीके से चेंज होती है, ध्यान दो। एक तो होती है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड तरीके से, एक होता है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड जिसमें एक्सेलरेशन नॉट कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं रहता, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड में एक्सेलरेशन कांस्टेंट। लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ इसको डिस्कस करेंगे, इसको डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ। चलिए, एंगुलर क्वांटिटी से आप यहाँ देखो, सर्कुलर मोशन में कुछ काइनेमेटिक पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो कुछ काइनेमेटिक पार्ट को डिस्कस करने से पहले हम एंगुलर क्वांटिटीज के बारे में समझेंगे। एंगुलर क्वांटिटीज क्या होती है? देखो, कभी भी जो पार्टिकल है अगर ऐसे रोटेट करता है सर्कुलर पाथ पे, तो विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन वो अपनी पोजीशन तो चेंज कर ही रहा है, उसके साथ साथ अपना एंगल भी चेंज कर रहा है ओरिजिन के साथ। तो जब पार्टिकल ओरिजिन के साथ अपना एंगल बार बार चेंज कर रहा है तो हम उसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द एंगल थ्रू विच द पार्टिकल मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय थीटा इज इक्वल टू द एस अपॉन आर। एस क्या है यहाँ पे? आर्क लेंथ, मतलब जितना भी पार्ट उसने ट्रेवल किया, जैसे यहाँ से यहाँ तक, उसकी आर्क लेंथ अपॉन रेडियस क्या है पाथ की, दैट इज द एंगल। और एंगल की यूनिट क्या हो जाएगी यहाँ पे? रेडियन। ठीक है, यहाँ पे रेडियन लेंगे। अब आपको सबको पता है कि एक पूरा चक्कर काटने में कितना रेडियन होता है? 2 पाई, या फिर हम उसको बोल सकते हैं 360 डिग्री। आई होप यू अंडरस्टूड इट। अच्छा, इसके बाद है हमारा, इसके बाद थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ इसको। ठीक है, यहाँ से इसके बाद है हमारा एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, दैट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। यूनिट क्या होगी? रेडियन पर सेकंड। इसके बाद है हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड, तो हम उसको बोलेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यूनिट सबको पता है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस है, वो आपको हमेशा याद रखना है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन होता है? जैसे एस इक्वल टू आर थीटा ऐसे याद रखें, लेकिन अगर वेक्टर फॉर्मेशन है तो हम ऐसे याद रखेंगे, एस वेक्टर इक्वल टू थीटा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ठीक है, वी, अगर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन चाहिए, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी, तो वी इक्वल टू आर ओमेगा। लेकिन वेक्टर फॉर्मेशन में वी वेक्टर इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। एटी क्या होता है? एक्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विच इज आर इंटू अल्फा। आर अल्फा याद रखें, और वेक्टर फॉर्मेशन में आर अल्फा क्रॉस आर वेक्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। ये थोड़े से तीन इंपॉर्टेंट रिलेशन है बेटा, ये हमेशा याद रखें कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर द पॉइंट ऑफ एग्जाम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इसके बाद है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अच्छा, यूनिफॉर्म, देखो छोटा छोटा पॉइंट बन लेते हैं यहाँ पे। यूनिफॉर्म सर्कुलर हम मोशन में हमने देख ही लिया कि टेंजेंशियल स्पीड क्या रहती है पार्टिकल की? कांस्टेंट रहती है, डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंजिंग, हैंस velocity is not constant. Velocity change because the direction of velocity changes, that is why velocity uh, velocity continuously changes, मतलब velocity constant नहीं रहती है, but speed constant, speed remains constant। तो यहाँ पे अगर speed constant है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो, क्योंकि speed constant है तो speed क्या होता है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा? the rate of change of tangential velocity, tangential velocity is constant, so the tangential acceleration will be zero। इसके बाद है रेडियल एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। रेडियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है? ए आर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, या फिर ओमेगा स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मेशन है, जैसे वी का फॉर्मूला में देखा, इक्वल टू ओमेगा आर होता है अपॉन आर, ओमेगा आर का होल स्क्वायर, तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया ओमेगा स्क्वायर। दोनों फॉर्मेशन में आप रेडियल या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को याद रख सकते हैं। टोटल एक्सेलरेशन क्या होगा? दोनों का वेक्टर, अगर नेट वेक्टर चाहिए तो हम दोनों का वेक्टर एडिशन कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन टेंजेंशियल तो बेटा जीरो होता है, तो हम यहाँ पे जो रेडियल एक्सेलरेशन इज गिवन बाय वी स्क्वायर अपॉन आर, इसको हम टोटल एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं। इसके बाद है हमारा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम जानते हैं कि टेंजेंशियल स्पीड कंटिन्यूअसली चेंजेस, दैट इज व्हाई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एग्जिस्ट। तो यहाँ पे अगर टेंजेंशियल वेलोसिटी चेंज होगी या स्पीड चेंज होगी
तो वहां पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी डेवलप हो जाएगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज गिवन बाय टेंजेंशियल द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, दैट इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल या फिर रेडियल एक्सेलरेशन क्या होगा यहाँ पे, वो सेम रहेगा। हर एक पॉइंट पे जिस पॉइंट पर जो वेलोसिटी है उसका स्क्वायर अपॉन रेडियस, the square of the velocity upon radius is called radial acceleration या tangential centripetal acceleration, sorry। तो total acceleration is given by, अगर वेक्टर फॉर्मेशन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, at I cap at वेक्टर प्लस ar वेक्टर, तो दोनों का स्क्वायर रूट कर देंगे तो हमारे पास y, हमने स्क्वायर रूट क्यों किया, क्योंकि दोनों 90 डिग्री पे होते हैं। टेंजेंट और रेडियस दोनों 90 डिग्री पे होते हैं हर एक पॉइंट पे, दैट इज व्हाई दोनों एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर, सो द नेट एक्सेलरेशन विल बी गिवन बाय अंडर रूट at स्क्वायर प्लस ar स्क्वायर। तो इसके बाद आता है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स को पता होना चाहिए बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर, सर एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे, हाँ ठीक है। देखो यहाँ पे अगर मान के चलो कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा है, तो हर एक पॉइंट पर पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लगता है विच इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। टुवर्ड द सेंटर जो फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज गिवन बाय mv स्क्वायर अपॉन r, या फिर हम कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी m ओमेगा स्क्वायर r। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट अब हम डिस्कस करते हैं। ये हमारा कंप्लीट हुआ ये स्लाइड, ठीक है, हो गया। इसके बाद कुछ हमारा काइनेमेटिक पार्ट और बचा है, थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेते हैं बेटा। काइनेमेटिक पार्ट में हमारा जो पॉइंट है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अच्छा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए हम जानते हैं कि दो इक्वेशन हम बताते हैं। एक तो लीनियर मोशन के लिए हमारी जो एक्सेलरेशन होती है वो कैसी होती है आपको पता है, v इक्वल टू यू प्लस एटी। उसी को हमने चेंज कर लिया एंगुलर फॉर्म में, उसकी जो इक्वेशन को फॉर्म कर दिया ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा। ओमेगा क्या होता है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा नॉट इज द इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। S is equal to ut plus half a t square is the second equation. So here the second equation in angular form, theta is equal to omega naught t plus half alpha t square. Alpha is the angular acceleration, hence A is the linear acceleration. Theta is the angular displacement, S is the linear displacement. And the third equation is v square is equal to u square plus 2as. In the form of angular, omega square is equal to omega naught square plus 2 alpha theta. ओमेगा क्या होगा, फाइनल एंगुलर स्पीड, ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर स्पीड, अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड टी इज द टाइम। और ये लीनियर टर्मिनोलॉजी तो हमें पता ही है बेटा, यू क्या होता है, वी क्या होता है, ए क्या होता है, एस क्या होता है, टी क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ रोटेशन अगर निकालना है, एक मान के चलो एक व्हील है, हमने एक्सेलरेट किया, घूम गया, कितनी बार घूम गया आई डोंट नो, हाउ मेनी टाइम्स इट हैज रोटेटेड। तो हम कैसे निकालता है, इसका फॉर्मूला होता है n इक्वल टू थीटा अपॉन 2 पाई। थीटा इज द एंगुलर डिस्टेंस, कितना उसने एंगुलर डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको 2 पाई से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ रोटेशन। इसके बाद आता है हमारा आरपीएम एंड सीपीएम। आरपीएम क्या होता है, रोटेशन पर मिनट, एंड सीपीएम इज द साइकिल पर मिनट। दोनों एक ही बात होती है, ध्यान दो बेटा, आरपीएम रोटेशन पर मिनट या रिवोल्यूशन पर मिनट, या सीपीएम साइकिल पर मिनट, दोनों एक ही बात है। इसके अगर ये आपको गिवन है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला हम क्रिएट कर सकते हैं कि आरपीएम में आप 60 का डिवाइड कर दो तो हमारे पास आ जाएगा आरपीएस। आरपीएस मतलब रोटेशन पर सेकंड, मिनट की बात थी और सेकंड में निकालना तो 60 का डिवाइड कर दिया 60, तो हमारे पास आ गया सीपीएस या आरपीएस। अच्छा, आरपीएस और सीपीएस को ही हम हर्ट्ज बोल देते हैं, हम कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी की यूनिट अगर हर्ट्ज भी कह सकते हैं हम, या सीपीएस भी कह सकते हैं, आरपीएस भी हम कह सकते हैं, या फिर रिवोल्यूशन पर सेकंड। ठीक है, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में। टाइम पीरियड इज गिवन बाय, टाइम पीरियड इन सर्कुलर मोशन इज गिवन बाय 2 पाई r, मतलब टोटल सर्कमफेरेंस अपॉन वेलोसिटी इज कॉल्ड टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी, हाफ फ्रीक्वेंसी इज गिवन हाफ इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को रिवर्स कर दो तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। एंगुलर वेलोसिटी इज गिवन बाय 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड, या फिर हम इसको कह सकते हैं 2 पाई इनटू फ्रीक्वेंसी। आई होप ये स्लाइड आपको समझ में आई होगी बेटा, तो इसको धीरे धीरे नोट भी करते रहना, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है जो मैंने बिल्कुल कंसाइज करके उसको बनाया है। तो प्लीज इसको 2 बार या 3 बार एक वीडियो को देख ले तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यू डोंट नीड टू रिक्वायर रिपीट द फॉर्मूला अगेन। ठीक है, तो आप इसको एक बार देख लीजिए, वीडियो को बार बार चलाइए और इसको रट लीजिए बस। ठीक है, उसके बाद आपका सर्कुलर मोशन का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट, अब देखो हमारे पास हम डायनेमिक पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं अब यहाँ पे।
अच्छा, डायनेमिक पार्ट का मतलब क्या होता है? डायनेमिक मतलब होता है कि यहाँ पे फोर्सेस के बारे में बात हो। मोशन से थोड़ा सा हट के हम फोर्सेस के बारे में बात करेंगे, जिसमें फोर्स और मोशन दोनों आ जाए तो वो डायनेमिक पार्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे बात आते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ सर्कुलर मोशन। देखो यहाँ पे एप्लीकेशन हम देखने आ रहे हैं, तो सर्कुलर मोशन जनरली हम दो तरीके से कंसिडर करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। तो अभी हम हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन के कुछ एप्लीकेशन है उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम क्या होता है कि एक लेंथ होती है, उसको ऐसे कोन शेप में हम उसको घुमाते हैं आगे पीछे, मतलब 3 डायमेंशनली कह सकते हैं, अंदर आगे पीछे। तो दैट इज कॉल्ड कॉनिकल पेंडुलम। कॉनिकल पार्टिकल अटैच्ड टू a string moves in a horizontal circle forming a cone। ठीक है, देखो जब कोई पार्टिकल को हम घुमाते हैं तो रस्सी में टेंशन क्रिएट हो जाती है। जब टेंशन क्रिएट हो जाती है तो जो भी एंगल हम यहाँ से बना रहे हैं थीटा, तो वर्टिकल से कितना एंगल यहाँ पे थीटा, तो टेंशन के दो कंपोनेंट निकल के आते हैं यहाँ से, टी कॉस थीटा, और नीचे आएगा mg और यहाँ आएगा टी साइन थीटा। अच्छा, टी साइन थीटा किसको बैलेंस करेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर वो। टी cos थीटा किसको बैलेंस करेगा? mg। here t cos theta is balanced by the mg and t sin theta is balanced by the centrifugal force which is mv square upon r। अब दोनों को डिवाइड किया तो टी कट गया और tan थीटा इक्वल टू आ गया हमारे पास v स्क्वायर अपॉन rg। तो हमारे पास यहाँ वेलोसिटी का फॉर्मूला बन के आया v इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा। कोनिकल पेंडुलम में जो पार्टिकल की वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है अंडर रूट आर जी टेन। एक और ध्यान देना बेटा, यहाँ पे टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला चलता है कोनिकल पेंडुलम के लिए, 2 पाई रूट, वो हम देख लेते हैं। अभी हम टाइम पीरियड की बात नहीं कर रहे, टाइम पीरियड में ऑसिलेशन वाले जब हम पढ़ते हैं तो उसमें टाइम पीरियड की बात करें, तो यहाँ पे टाइम पीरियड क्या होता है कोनिकल पेंडुलम? 2 पाई रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी। तो आप ये फॉर्मूला भी याद रखें, which is very important। L is the length of the pendulum, cos theta is the angle from the vertical जहाँ पे हिंज किया है उसको, G is the gravity, acceleration due to gravity, and you always know this formula। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद है हमारा सेकंड जो एप्लीकेशन है, व्हीकल ऑन अ लेवल सर्कुलर रोड। अच्छा, कभी कभी हम ऐसा गाड़ी चलाते हैं गली मोहल्ले में, क्या होती है कि रोड एक साइड से बल्क नहीं रहती है, एक सपाट पिच होती है, सपाट मतलब सपाट रोड होती है। तो जब भी हम गली मोहल्ले में मुड़ते हैं तो आपको ऐसे धीरे ही टर्न करना पड़ता है। क्यों? अगर ज्यादा तेजी से गए तो नाले में चल जाओगे ऐसे कैसे। तो इसलिए अगर सीधे रोड पर अगर इतनी तेजी से चला सकते हो आप चला सकते हैं गाड़ी। लेकिन अगर कोई भी आपके पास हॉरिजॉन्टल कर्व आ गया तो इसके लिए एक मैक्सिमम वेलोसिटी का एक फॉर्मूला निकल के आता है, विच इज म्यू आर जी का अंडर रूट। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा क्यों है बेटा? ध्यान दो कि जब भी आप ऐसे सर्कुलर पाथ पे अचानक से टर्न करते हो, हॉरिजॉन्टल लेवल होना चाहिए, तो उसमें क्या करता है कि फ्रिक्शन अंदर एक्ट करता है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पार्ट है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर ज्यादा हो गया, फ्रिक्शन कम हो गया, तो बाहर की तरफ गाड़ी चले जाएगी। तो बैलेंसिंग कंडीशन में क्या होना चाहिए कि फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा एक्ट करना चाहिए और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम एक्ट करना चाहिए। तो mv स्क्वायर अपॉन r इज लेस देन एंड इक्वल टू द म्यू mg। इसे धीरे कितने भी चला सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम स्पीड लिमिट कितनी है अपना हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड? अंडर रूट म्यू आर इंटू जी। नेक्स्ट, अच्छा, r is the radius of the circular path and g is the gravity and mu is the friction coefficient, ध्यान होगा, between road and the tire। नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, देखो यहाँ पे देखते हैं हम व्हीकल ऑन अ बैंकिंग सर्कुलर रोड। अच्छा, बैंकिंग क्या होता है कि अगर मान के चलो रोड एक साइड से, अब देखो जितने भी हाईवे हो गए हैं वहां पे जब भी टर्न होता है तो रोड एक साइड से उठा हुआ रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि रोड पे हम डायरेक्ट, हाईवे पे डायरेक्ट गाड़ी की स्पीड जीरो पे, कम पे नहीं ला सकते। अचानक से 120 पे चल रही है गाड़ी आपकी और अचानक से 10 पे नहीं लेके आ सकते, तो क्या करते थे उसको मेंटेन करने के लिए थोड़ी कम स्पीड, कितना कर सकते हो, 90 पे ला सकते हो ज्यादा ज्यादा अचानक से। इतनी कम स्पीड रखने के लिए, थोड़ा कम स्पीड कम करने के लिए हम रोड को उठा देते हैं एक तरीके से। उससे क्या होता है कि एक लिमिट हमारी प्रोड्यूस आती है। तो इसमें 3 कंडीशंस होती है बैंकिंग रोड पे। मैक्सिमम स्पीड लिमिट कि आप कितनी मैक्सिमम स्पीड से लेके जा सकते हो, और एक होती है मिनिमम, और कितनी मिनिमम मतलब उससे कम भी नहीं लेके जा सकते, अदरवाइज नीचे की तरफ आ जाएगी गाड़ी। और एक होती है मोस्ट सेफ स्पीड। मोस्ट सेफ स्पीड को हम बोलते हैं जब फ्रिक्शन भी अगर ना हो तब भी आपका एक्सीडेंट ना हो, तो उसके लिए एक सेफ स्पीड का फॉर्मूला है रूट आर जी टेन थीटा। अच्छा, मिनिमम स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे ध्यान दें, रूट आर जी टेन थीटा माइनस म्यू वन प्लस म्यू टेन थीटा। और मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला क्या है? रूट आर जी टेन थीटा प्लस म्यू वन माइनस म्यू। अच्छा, यहाँ पे न्यूमिनेटर प्लस में है, डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर जितना कम होगा न्यूमिनेटर उतना ही हाई होगा। तो यहाँ पे माइनस में है नीचे का, तो मैक्सिमम स्पीड, तो साइन चेंज कर दो तो मिनिमम आ जाएगा ऊपर,
यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर हाई है और न्यूमरेटर कम हो जाएगा, ठीक है। मोस्ट सेफ स्पीड का फॉर्मूला अंडर रूट आर जी टाइम, तो फ्रिक्शन ही जीरो कर दिया जाए, मतलब अगर फ्रिक्शन ना भी हो तो काम चल जाए, तो दैट इज द स्पीड, मोस्ट सेफ स्पीड। तो यहाँ पे एक रिलेशन है कि जब भी कोई गाड़ी को स्पीड स्पीड पे जाए तो सेफ स्पीड पे हम उसको रखना चाहिए। आपके पास जो भी लिमिट होती है ना, जो रोड साइड पे आपके वो क्या लगा होता है स्पीड लिमिट, वो हमेशा सेफ स्पीड लिमिट लगाते हैं, ना कि मिनिमम और ना ही मैक्सिमम। सेफ स्पीड का फॉर्मूला अप्लाई करके वो वहां पे वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट स्लाइड, वेल ऑफ या फिर वेल ऑफ डेथ, ध्यान दो, वेल या फिर वॉल ऑफ डेथ। वॉल ऑफ डेथ क्या होता है, यहाँ पे हम जो वॉल ऑफ डेथ एक्चुअल में रियल में देखे जाए तो इस तरीके से कुछ होती है, कोन की शेप का, नीचे से थोड़ा सा सर्कुलर पाथ बड़ा होता, सर्कुलर पाथ कब होता है इस तरीके से, लेकिन हम सिलेंड्रिकल वॉल ऑफ डेथ ले रहे हैं यहाँ पे। बस सिलेंड्रिकल वॉल ऑफ डेथ है तो मिनिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट आर जी बाई व्यू। मैक्सिमम तो कितना ही दौड़ा सकते हैं, लेकिन मिनिमम के लिए यहाँ पे कंडीशन होती है, जैसे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ पे मैक्सिमम की स्पीड होती है, मिनिमम कितना भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे मिनिमम की लिमिट होती है, मैक्सिमम कितना ही तेजी से रोटेट कर सकते हो, क्योंकि थोड़ी कम हुई तो नीचे गिर जाएगी बाइक, वेल ऑफ डेथ, ये हो गए मर गए काम से। तो यहाँ पे मिनिमम स्पीड का जो फॉर्मूला होता है अंडर रूट आर जी बाय म्यू, याद रखें आप। आर इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर एंड जी इज द ग्रेविटी एंड म्यू इज द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन वॉल एंड पार्टिकल जो भी है। इसके बाद आता है हमारा वर्टिकल एप्लीकेशन ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन। देखो यहाँ पे वर्टिकल सर्कुलर मोशन हम दो टाइप से बात करते हैं, एक तो कंट्रोल्ड वीसीएम, एक अंडर कंट्रोल्ड वीसीएम। कंट्रोल्ड वीसीएम में क्या होता है, जैसे हम जायंट व्हील में जाते हैं, जायंट व्हील में क्या होता है कि नीचे से जब ऊपर जाता है तो हम मोटर की मदद से एक कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर उसको वर्टिकली घुमा रहे हैं, वर्टिकली, उसको बोलते हैं कंट्रोल्ड वर्टिकल। लेकिन ग्रेविटी अगर उसमें एक्ट करे, ग्रेविटी से ही वो रुक रहा है, अगर मोटर को बंद कर दो तो ग्रेविटी ही उसको रोकेगा धीरे धीरे आगे, तो उसको बोलेंगे अनकंट्रोल्ड। तो अब जब भी हम यहाँ बात करेंगे तो अनकंट्रोल्ड के कुछ एप्लीकेशन है वही हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, पॉइंट मास अंडरगोइंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन अंडर ग्रेविटी। अच्छा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन अंडर ग्रेविटी। अब देखो जब पार्टिकल तीन पोजीशन के बारे में बात करते हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, पार्टिकल नीचे होता है तो उसका सेल्फ वेट भी नीचे लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी सेंटर से अवे रहता है, क्योंकि टेंशन हमेशा टुवर्ड द सेंटर रहती है। तो यहाँ पे तो इस पॉइंट पर जो टेंशन होती है, लोवेस्ट पॉइंट पर टेंशन विच इज वेरी मैक्सिमम द लोवेस्ट पॉइंट। तो यहाँ पे देखो एट द बॉटम ऑफ द सर्कल द टी बी is given by mvb square, velocity at the particle upon r plus mg। हम लोग max, the velocity at the bottom point is maximum, velocity is the top, sorry, tension is at the top point will be minimum, p is equal to m top v top velocity square on r माना है। ध्यान दो यहाँ पे velocity continuously changes, so the velocity speed at every point will be changed because the motion is controlled by gravity, is controlled by gravity, मतलब gravity control कर रही है, कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको कंट्रोल नहीं कर रहा है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अनकंट्रोल्ड वीसीएम, ठीक है। देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पॉइंट, इस पॉइंट पे ग्रेविटी नीचे लगेगी, लेकिन टेंशन डायरेक्टली किसको बैलेंस करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। तो टी एच इक्वल टू एम वी एच स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ पे ये फॉर्मूला, ये तीन पॉइंट्स आप याद रख लेना, फोर्सेस किस तरह से लगते हैं अलग अलग पॉइंट पे, तीन पॉइंट्स है, तीनों पॉइंट के बारे में लिख दिया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मिनिमम स्पीड कंडीशन, उसी में मिनिमम स्पीड कंडीशन, तो टॉप पर जो मिनिमम, अच्छा मिनिमम स्पीड क्या होती है, एक पार्ट एक ब्लॉक है, उसको यहाँ से कितनी मिनिमम स्पीड दी है कि ये यहाँ तक द हाईएस्ट पॉइंट इट कैन रीच, ठीक है। तो हाईएस्ट पॉइंट में पहुंचाने के लिए जो नीचे वेलोसिटी देते हैं वो अंडर रूट 5 जी आर। हॉरिजॉन्टल पॉइंट पर जो वेलोसिटी होती है उसकी 3 जी आर, ऊपर ऊपर जाते जाते कितनी वेलोसिटी बच जाती है, रूट जी आर। इतना याद रखे कि एवरी पॉइंट वेलोसिटी चेंजेस इन मिनिमम स्पीड कंडीशन। तो लोवेस्ट पॉइंट पर कितनी है, रूट 5 जी आर, हाईएस्ट पॉइंट पर रूट जी आर, और हॉरिजॉन्टल पॉइंट पर रूट जी आर। तो हम कह सकते हैं बॉटम पर मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, ऊपर जाते जाते इसकी वेलोसिटी कम होती रहती है, जैसे वो नीचे आएगा वापस से वेलोसिटी बढ़ जाएगी, जैसे ऊपर जाएगा वेलोसिटी कम हो जाएगी, जैसे नीचे आएगा वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से फिनोमेना चलता रहता है। इसके बाद है हमारा केस टू। केस टू क्या है यहाँ पे, इसी के अंदर देखो अभी तो हमने पार्टिकल को एक पॉइंट मास को घुमाया, अगर एक रॉड को हम घुमा रहे हैं, सपोज दे कंसिडर अ बॉब टाइड टू अ रॉड एंड ड्रिल्ड अलोंग अ वर्टिकल सर्कल। एक रॉड है, उसके नीचे एक पॉइंट मास को बांध दिया और उसे घुमा रहे हैं, तो क्या कंडीशन होती है, तो मिनिमम लोवेस्ट पॉइंट, अच्छा मिनिमम लोवेस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी होती है उसकी होती है रूट 4 आर जी, ध्यान दे, तो फिर 2 रूट आर जी लिख सकते हैं। टॉप पर जो वेलोसिटी होती है वी टॉप,
उसका फॉर्मूला होता है √2rg, याद रखें। लोवेस्ट पॉइंट हुआ √4rg और टॉप पॉइंट हुआ √2rg, ठीक है। तो ये रॉड की कंडीशन है और ये हमारी स्ट्रिंग की कंडीशन है, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रिंग और रॉड को मैंने ड्रॉन कर दिया। अब दोनों में टेंशन का जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है? रॉड की कंडीशन में 6 mg। आई होप यू अंडरस्टूड इट। चलो नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं आप। इसके बाद हमारा लास्ट एप्लीकेशन ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, विच इज व्हीकल पासिस ओवर अ टॉप ऑफ द कॉन्वेक्स सरफेस। मान के चलो कॉन्वेक्स सरफेस है, इस कंडीशन में नॉर्मल ऊपर लगता है, mg नीचे लगता है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी ऊपर लगेगा। कॉन्वेक्स सरफेस के केस में आप समझ सकते हैं n प्लस एफ सी एफ, अगर मैं बैलेंस कंडीशन की बात करूं mg, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा? mg माइनस एफ। तो हम कॉन्वेक्स सरफेस की बात करें तो कॉन्वेक्स ऐसा होता है जब इस तरह से, तो देखो इस तरह से आपने वो देखा है, क्या बोलते हैं उसको, एक वो जो गेम है वो भूल रहा हूँ, दिमाग से आ रहा है, हम्म, याद में आने दो। अच्छा, याद में आने जाने वाला गेम का नाम मैं भूल रहा हूँ, चलिए ठीक है, जाने दो, आएगा दिमाग में तब बता दूंगा। तो देखो इस कंडीशन में जब एक पार्टिकल इस तरह कॉन्वेक्स सरफेस पे होता है, जब नीचे की तरफ आता है तो वो कॉनकेव सरफेस आती है। तो कॉनकेव सरफेस पे मैक्सिमम नॉर्मल फोर्स लगता है क्योंकि mg भी नीचे और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी नीचे की तरफ। इस कंडीशन में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज ग्रेटर देन कॉन्वेक्स सरफेस, तो ध्यान दो। तो अपरेंट वेट कॉन्वेक्स पे घटता है और कॉनकेव पे बढ़ता है, फिर हॉरिजॉन्टल पे बैलेंस रहता है। तो अगर कोई पूछे कि वेट आदमी का अपरेंट वेट सबसे ज्यादा कहाँ रहता है, इस तरीके से अगर मैं गोए लेके आया और इससे लेके आया, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अगर पार्टिकल तो इसका मिनिमम, और हॉरिजॉन्टल पे आएगा तो बीच में, लोवेस्ट पॉइंट पर आएगा तो मैक्सिमम। तो N1 N2 N3, तो इसमें सबसे ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहाँ होगा? N3 पर, फिर उसके बाद N2 पर, फिर सबसे कम होगा कॉन्वेक्स। आई होप यू अंडरस्टूड इट। तो ये फॉर्मूला है, कुछ याद रख लेना है यहाँ पे। तो देखो, चलिए इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो लेट्स अटेम्प्ट सम न्यूमेरिकल्स हियर। तो फॉर पार्टिकल moving in a circle with constant angular speed, which of the following statement is false? The velocity vector is tangent to the circle। क्या ये ठीक बात है? वेलोसिटी वेक्टर टेंजेंट होता है सर्कल के, गलत है नहीं है? द एक्सेलरेशन वेक्टर इज टेंजेंट टू द सर्कल। एक्सेलरेशन जो वेक्टर है टेंजेंट होता है सर्कल के, बिल्कुल गलत बात है। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अच्छा, ये बात हम कह सकते हैं, है या नहीं है? वेलोसिटी कौन सा है? कांस्टेंट एंगुलर में स्पीड है तो बेटा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो जीरो होगा, लेकिन एक ही सेंट्रीपिटल रहेगा और एक वेलोसिटी होगा, तो दोनों एक दूसरे के साथ कैसे होते हैं? पेंडिकुलर 90 डिग्री। तो ऑप्शन सी, हैंस सी इज ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, जस्ट अ सेकंड, थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ, एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं फिर हम इस चैप्टर को एंड करेंगे। चलिए यहाँ पे, two stones of masses m and 3m drilled now horizontal circle, the heavier one of radius r by 3 and lighter one r radius, the tangential speed of the n times to the heavier stone। तो बोलिए tangential speed of the lighter lighter speed is n times to the heavier। ठीक है, तो मुझे बताओ कि अच्छा, when the magnitude of centripetal forces becomes equal, अच्छा दोनों का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एफ सी ऑफ लाइट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ हैवियर, दोनों का इक्वल हो जाता है, तो मास, दोनों का मास अलग अलग है, एक का m है, लाइटर का m है, एम वी स्क्वायर, इसकी वेलोसिटी लाइट है, स्क्वायर अपॉन आर, आर तो सेम ही रहेगा, अच्छा आर भी अलग अलग है, तो द हैवियर वन इन अ रेडियस आर और लाइटर वन आर रेडियस, तो आर लिख देते हैं यहाँ पे। हैवियर वन का मास 3m है और v कितना है इसकी वेलोसिटी, हैवियर की vh का स्क्वायर अपॉन रेडियस है इसकी r बाई 3। तो ध्यान दो, एम से एम कट गया, तो यहाँ से आर से आर कट गया, 3 3 9, वी एल स्क्वायर इक्वल टू 9 वी एच स्क्वायर, वी एल इक्वल टू 3 टाइम्स वी एच। तो यहाँ पे जो एन की वैल्यू है कंपैरिजन करो तो एन की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। बेटा यहाँ पे आज आपको देखो, मैं यहाँ पे सिर्फ थियोरेटिकल पार्ट यहाँ पे डिस्कस करने आ रहा हूँ, हम क्वेश्चन पार्ट हम नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो लेक्चर में हमने जो भी नोट्स पढ़े हैं उसको थोड़ा सा रट लीजिएगा, क्योंकि ये सारे नोट्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं।
क्योंकि जितने भी नोट्स है बेटा यहाँ से यहाँ तक के, ये वाले नोट्स जितने भी नोट्स है बेटा, ये सारे के सारे ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और अगर लेक्चर समझ में आया तो प्लीज बेटा ध्यान दें, लेक्चर को लाइक करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और हमारे न्यू वीडियोस के साथ जुड़ने के लिए प्लीज बेल आइकन भी दबाइए, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो बेटा, सपोर्ट कीजिए चैनल को। आपके लिए फ्री कंटेंट मैं लेके आ रहा हूँ यहाँ पे, कोई 1 रुपया चार्ज नहीं ले रहा मैं आपसे, लेकिन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और इसी के साथ हम मैथ्स और केमिस्ट्री का भी क्लास शुरू करने वाले हैं अगले महीने से, लेकिन प्लीज आपका सपोर्ट मिलेगा तो हम जरूर शुरू करेंगे। तो थैंक यू सो मच ऑल, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।